Yes, illustration number 58, page number 7.104. क्या लिखा है? सारेगामा लिमिटेड इन्वर्टेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच एट ₹10 प्रीमियम. एक कंपनी है जो अपने 80,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹100 प्लस 10 ईच के हिसाब से, 100 प्लस 10 ईच के हिसाब से. Payable 30 on application, payable 30 on application, payable 30 on allotment including premium. तो प्रीमियम कितने का है? 10 का, तो 20 प्लस 10. Payable 30 on first call, payable 30 on first call, और सेकेंड कॉल पे क्या मंगा रहे हैं? बाकी का बैलेंस अमाउंट. तो बैलेंस कितना बचा? हमारे शेयर का इश्यू प्राइस कितना था? 110. तो 110 में से 90 तो यहां मंगा लिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल पे, तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचा? ₹20, वो मंगा रहे हैं सेकंड कॉल पे. तो क्या कह रहे हैं? 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स. यानी 1,20,000 शेयर्स को कंपनी ने 80,000 शेयर्स क्या करे? अलॉट किए. कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट. कह रहा है एक शेयरहोल्डर है धमनी, वन शेयरहोल्डर धमनी, who allotted 1600 shares, जिसको 1600 शेयर्स क्या हुए? अलॉट हुए. did not pay the allotment and first call money, did not pay the allotment and first call money, and after first call his share is forfeited by the company. Another shareholder Sargam, who applied for 6,000 shares, जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, एंड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल द शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी. नाउ आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स 2,000 शेयर्स इज री इश्यू. 2,000 शेयर्स को अपन ने री इश्यू करा. कैसे? 95 रुपीज पेड अप मान के कितने में? 95 रुपीज पेड अप मान के कितने में? 80 में. तो 80 रुपीज पेड अप मान के 95 में, 80 रुपीज पेड अप मान के शेयर को कितने में री इश्यू कर दिया? 95 रुपीज में री इश्यू कर दिया. अब कह रहे इन 2,000 शेयर में से धवनी के सारे शेयर इंक्लूड हैं. तो धवनी के कितने शेयर है? 1600. तो 2,000 शेयर जो री इश्यू करे इसमें धमनी के सारे शेयर हैं, यानी 2,000. Excuse me, sir. Sir, please repeat that. Why we have reissued 95 instead of 80? बता रहा I don't हूँ. understand that. तो 2,000 में से 1600 शेयर तो धवनी के हो गए, एंड 400 शेयर जो बाकी के रिमेनिंग 400 शेयर हैं वो हमने सरगम के इश्यू किए हैं. आगे बढ़ो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है. कह रहे पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सरगम लिमिटेड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. अभी क्वेश्चन कैसे करना है? बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और लिखा है इफ फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, और कह रहे हैं फाइनल कॉल नहीं मंगाई कंपनी ने. तो फाइनल कॉल नहीं मंगाई तो मतलब कंपनी की शेयर की वैल्यू फर्स्ट कॉल तक कितनी है? फर्स्ट कॉल तक कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है? 80 रुपीज है. तो 80 के शेयर को 95 में री इश्यू कर रहे हैं, यानी 15 रुपीज का क्या हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया. कंपनी ने अपना सेकंड कॉल तक भी मंगाया ही नहीं है, केवल फर्स्ट कॉल तक ही मंगा रहे हैं. तो फर्स्ट कॉल तक हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है? 80. तो 80 के शेयर को 95 में री इश्यू किया जा रहा है, यानी 15 रुपीज का क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ री इश्यू. आया समझ में? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया. मेन बात क्या है यहाँ पे? कॉल से एरियर अकाउंट ओपन करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. लिखिए फर्स्ट एंट्री, राइट फर्स्ट एंट्री.
फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है? 1,20,000। तो एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 इंटू 30 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 इंटू 30 1,20,000 इंटू 30। सेकेंड एंट्री होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स अलॉट करने? 80,000। तो एंट्री लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 इंटू 30। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर द अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट पे कितने मंगाने? 30, जिसके अंदर 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड है। तो राइट जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल 80,000 into 20 and to securities premium account 80,000 into 10 अब नेक्स्ट एंट्री हमें करनी थी फॉर द अलॉटमेंट मनी रिसीव, लेकिन क्या हुआ? 80,000 शेयर इश्यू करने थे और 1,20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 40,000 एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 40,000 एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हुई हैं, तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने आगे कहां एडजस्ट करा? तो उसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन बनाएंगे वर्किंग नोट। तो यहां लिखेंगे टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो यहां लिखेंगे एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, कितना एडजस्ट करना है? ₹30। एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ₹30। एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल ₹30। एडजस्टेड ऑन सेकेंड कॉल ₹20 एंड लास्ट कॉलम इज रिफंड। नाउ ए कैटेगरी, कितनी एप्लीकेशन आई है ए कैटेगरी में? 1,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। एप्लीकेशन मनी इज 30 पर शेयर, यानी कितने हो गए? 36 लाख। कितने हो गए? 36 लाख, राइट। उसके बाद कितने शेयर्स अलॉट करें इनको? 80,000। तो 80,000 इंटू 30 के हिसाब से इनका 24 लाख रुपीज एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो 36 लाख में से 24 लाख रुपीज एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो अभी सरप्लस कितना बचा? सरप्लस बचा 12 लाख रुपीज। अब इनसे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 80,000 शेयर्स अलॉट हुए थे एंड अलॉटमेंट मनी इज 30 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी कितना है? 30 पर शेयर, यानी अलॉटमेंट पे कितने मंगाने? 24 लाख रुपीज मंगाने। लेकिन मेरे पास तो सरप्लस अमाउंट 12 लाख का ही है, तो पूरा का पूरा 12 लाख रुपीज एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। तो ना तो कुछ फर्स्ट कॉल के लिए बचा एडजस्ट होने के लिए, ना सेकंड कॉल, ना कोई अमाउंट रिफंड होगा। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो रहा है उसमें से 12 लाख रुपीज तो आपने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, बाकी फर्स्ट कॉल पे कोई एडजस्ट नहीं हुआ, सेकंड कॉल पे कुछ नहीं हुआ, ना कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा। तो अपन एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे डेबिट करते हैं? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी मिली है? 40,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 30 पर शेयर। टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 12 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट?
Any doubt in these 4 entries? नेक्स्ट सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक शोल्डर है धमनी, एक शोल्डर है धमनी जिसको हमने 1600 शेयर्स अलॉट करे थे, जिसको हमने कितने शेयर अलॉट करे थे? 1600 शेयर्स अलॉट करे थे। कह रहे उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो नेचुरल बात है ये इसी एक कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, यहाँ पे एक ही कैटेगरी है तो ये इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है ये शोल्डर धमनी भी। तो अपन इस वर्किंग नोट में क्या देख रहे हैं कि जो ये एक कैटेगरी के शोल्डर है, इन एक कैटेगरी के शोल्डर का ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है, यानी धमनी भी इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, यानी धमनी का भी ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे मिल चुका होगा, धमनी का भी ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है, यानी जो बाकी का बैलेंस अमाउंट बचा है अलॉटमेंट पे वो धमनी ने पे नहीं करा, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो अब बात आती है कि धमनी का कितना अमाउंट ऑलरेडी अलॉटमेंट पे आ चुका है और कितना बैलेंस अमाउंट बचा है जो धमनी ने पे नहीं करा, तो वो कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड दे रखे हैं, तो पहले आपको इसके निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो अप्लाइड शेयर हमेशा एक्सेस में निकलते हैं। तो एक कैटेगरी है तो बड़ा अमाउंट 1,20,000 डिवाइडेड बाय छोटा अमाउंट डिवाइड 80,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, सॉरी नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। कितने शेयर अलॉट हुए? 1600। तो ये आएंगे कितने? 2,400। मतलब धमनी ने 2,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, धमनी ने 2,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने इनको कितने शेयर्स अलॉट करे? कंपनी ने इनको अलॉट करें कितने शेयर्स? 1600 शेयर्स। तो जब इसने 2,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी कितना है? 30 पर शेयर। तो 2,400 इंटू 30 कितना हो गया? 72,000। कितने शेयर्स इनको अलॉट करें? 1600 शेयर्स इनको अलॉट करें। तो 1600 इंटू 30, 1600 इंटू 30 इनको कितने यानी 72,000 में से 48,000 रुपीज, 72,000 में से 48,000 रुपीज इनका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचा? 24,000 रुपीज बचा रिमेनिंग। तो इस 24,000 रुपीज को हमने एडजस्ट कर दिया कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। यानी धमनी का 24,000 रुपीज अलॉटमेंट पे ऑलरेडी आ चुका है। तो अब धमनी से कितना मंगवाना था अलॉटमेंट पे? धमनी को 1600 शेयर्स अलॉट करे थे एंड अलॉटमेंट मनी इज 30 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी कितना है? 30 पर शेयर। तो 1600 इंटू 30 के हिसाब से 48,000 रुपीज मंगाने। तो 48 में से 24,000 ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका, तो बाकी का बैलेंस कितना बचा? बाकी का बैलेंस बचा कितना? 24,000। तो ये जो बैलेंस अमाउंट बचा है 24,000, ये बैलेंस अमाउंट जो बचा है 24,000 रुपीज, ये धमनी ने पे नहीं करा अलॉटमेंट पे, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि धमनी ने अलॉटमेंट पे नहीं करा, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा। तो ये जो बाकी का बैलेंस है 24,000 ये धमनी ने नहीं दिया है। बताओ यहां तक की बात समझ में आई क्या? यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? अब शेयर काय पे इश्यू हुआ था? प्रीमियम। प्रीमियम काय पे मंगा रहे थे? अलॉटमेंट पे। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ धमनी ने अलॉटमेंट पे कितना कैपिटल पे नहीं करा? धमनी ने अलॉटमेंट पे कितना शेयर कैपिटल का अमाउंट पे नहीं करा है और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं करा, ये बताओ। तो वो कैसे पता लगाएंगे? देखो अलॉटमेंट पे तो शेयर कैपिटल मंगाना था और सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाना था। शेयर कैपिटल कितना मंगाना है? 20 रुपीज और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10 रुपीज। तो 20 इंटू 1600 के हिसाब से
कितने 32,000 रुपीज तो शेयर कैपिटल का मंगाना था, और 10 इंटू 1600 के हिसाब से 16,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का मंगाना था। मैंने आपको बताया था क्या अज्यूम करते हैं अपन कि अलॉटमेंट में ये जो एडवांस में रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट में ये जो एडवांस में रिसीव हुआ है, ये सारा का सारा अमाउंट किसका है? कैपिटल का। ये सारा का सारा अमाउंट किसका रिसीव हुआ है? कैपिटल का। और कैपिटल के बाद भी अगर कोई सरप्लस बचेगा तो मानेंगे प्रीमियम का आया है, लेकिन पहले उसको किसका ट्रीट करना है? कैपिटल का। तो कैपिटल पे कितने मंगवाने थे? 32,000। तो 32,000 में से 24,000 रुपीज उसने शेयर कैपिटल के पे कर दिए, तो बाकी कितने बच गए? 8,000। तो ये जो 8,000 रुपीज बच गए शेयर कैपिटल के, तो ये पे नहीं करे, और 16,000 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं करा। तो 8 और 16 इस तरीके से ये 24,000 उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ टोटल कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे नहीं करा धवनी ने, तो आंसर होगा 24,000। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ धवनी ने अलॉटमेंट पे कितना कैपिटल अमाउंट पे नहीं करा और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं करा, तो आंसर क्या होगा कि धवनी ने अलॉटमेंट पे 8,000 का तो शेयर कैपिटल पे नहीं करा है और 16,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का पे नहीं करा है। समझ में आ गई बात? अब अलॉटमेंट पे कितना मिलना था? अलॉटमेंट पे कितना मिलना था? 80,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, एंड अलॉटमेंट मनी इज 30 पर शेयर। तो यानी अलॉटमेंट पे टोटल कितना मंगाना है? 24 लाख। 24 में से ये 12 लाख हमें ऑलरेडी एडवांस में आ गए थे, तो लेस करेंगे रिसीव इन एडवांस। तो कितना अमाउंट हमें एडवांस में रिसीव हो गया? 12 लाख रुपीज हमें एडवांस में रिसीव हो गए। तो बाकी का बैलेंस कितना बचा? बाकी का बैलेंस बचा आपका 12 लाख। और ये जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है इसमें से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? लेस अमाउंट नॉट रिसीव। तो कितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ बैलेंस में से? 24,000 आपको रिसीव नहीं हुए। तो यानी आपको अलॉटमेंट पे 11,76,000 ये हमें अलॉटमेंट पे, ये अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे क्या हो रहा है? रिसीव हुआ है। तो हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके करना है। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 11,76,000। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना? 24,000। टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। समझ में आई एंट्री? नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फर्स्ट कॉल पर ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 30, 80,000 इंटू 30। अब कंपनी ने 80,000 शेयर इश्यू किए हैं, इसमें से एक शेयरहोल्डर है धवनी जिसको 1600 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा। उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं करा है। क्या हुआ दीवा? फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। और एक और शेयरहोल्डर है सरगम जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कह रहा है उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। क्या किया था? अप्लाई। तो यानी जो सरगम को जो शेयर्स अलॉट हुए होंगे उसका फर्स्ट कॉल नहीं दिया होगा इसने। तो अब इसके आपको क्या निकालने पड़ेंगे? अप्लाइड दे रखे हैं, आपको इसके अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो सरगम को जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं उसका इसने अमाउंट पे नहीं करा है, किया होगा फर्स्ट कॉल का। कैसे निकालेंगे अलॉटेड शेयर? अलॉटेड शेयर हमेशा कम निकलते हैं। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000
इंटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने हैं 6000, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4000, यानी सरगम को 4000 शेयर्स अलॉट हुए थे, 4000 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो इन 4000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी इन्होंने पे नहीं करा। तो 80,000 में से कितने हो गए ये 5600 शेयरहोल्डर ने अपना फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी आपको रिसीव हो रहा है किससे 74,400 शेयरहोल्डर से। तो क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 74,400 इंटू 30, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट कितना है कॉल्सिन एरियर 5,600 इंटू 30, टू शेयर फर्स्ट कॉल 80,000 इंटू 30। नाउ जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, तो पहले अपन धमनी के शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री पास करते हैं। शेयर काय पे इशू हुआ था प्रीमियम काय पे मंगा देते अलॉटमेंट पे, और धमनी ने अलॉटमेंट नहीं दिया, और अपन ने एनालिसिस करके ये पता भी लगा लिया कि धमनी ने अलॉटमेंट के साथ का सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं करा है, यानी ये प्रीमियम ड्यू तो हो गया धमनी के केस में, लेकिन प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी, जब भी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। कोई बताएगा कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, हाउ मच इज द कॉल्ड अप कैपिटल? कंपनी ने 30 रुपीज एप्लीकेशन में मंगा लिए, अलॉटमेंट पे 30 मंगा लिए, तो 20 अलॉटमेंट के हो गए और 30 फर्स्ट कॉल के, तो कॉल्ड अप कैपिटल इज 80। अलॉटमेंट के साथ का प्रीमियम ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है? जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ उससे। अब क्योंकि ऊपर आपने कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन करा था, तो अब यहां पे क्रेडिट भी क्या होगा, कॉल्सिन एरियर। तो धमनी का कॉल्सिन एरियर कितना है? धमनी ने 24,000 तो अलॉटमेंट पे नहीं दिए, और 1600 इंटू 30 के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, तो ये इसका कॉल्सिन एरियर है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो सब फॉरफिट हो जाएगा। तो कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ? 48,000 तो एप्लीकेशन का और 24,000 अलॉटमेंट पे, तो 48 प्लस 24 तो 72,000 का कैपिटल अमाउंट इसका रिसीव हुआ है। तो ये अपन ने इसका क्या करा, फॉरफिट कर लिया। तो ये तो धमनी के शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब अपन करते हैं किसके, सरगम के। शेयर काय पे इश्यू हुए थे? प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट। हाँ Sir, could you please explain 8 entry again? 8 एंट्री में अपन ने क्या करा? Coulson area वाली। कॉल्सिन एरियर में क्या आ जाता है, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। तो सरगम, ये जो धमनी है, धमनी ने 24,000 तो अलॉटमेंट भी नहीं दिए, तो ये 24,000 तो वो लिखे, प्लस उसने फर्स्ट कॉल के 30 रुपीज भी पे नहीं करे थे, तो प्लस 1600 इंटू 30 ये उसने फर्स्ट कॉल का पे नहीं करा था। तो कॉल्सिन एरियर में वो अमाउंट क्रेडिट होता है जो पे नहीं करा शेयर होल्डर ने। तो धमनी ने एक तो अलॉटमेंट के 24,000 नहीं दिए, प्लस 1600 इंटू 30 के हिसाब से फर्स्ट कॉल नहीं दिया। आगे समझ में? नाउ सरगम के शेयर्स फॉरफिट करते हैं। शेयर काय पे इशू हुए थे? प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट। और सरगम के शेयर्स क्यों फॉरफिट हो रहे? क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यानी सरगम के केस में प्रीमियम ड्यू भी हो गया और रिसीव भी हो गया। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। तो सरगम को 4,000 शेयर अलॉट हुए थे, तो इसके 4,000 शेयर ही फॉरफिट होंगे। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 80 रुपीज। टू कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर में क्या क्रेडिट होता है? जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो सरगम का
सरगम का कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है? फर्स्ट कॉल का 4000 इंटू 30 रिसीव नहीं हुआ। टू शेयर फॉरफीचर, कितना अमाउंट फॉरफिट होगा? इसने 30 रुपीज तो एप्लीकेशन के दिए, 30 अलॉटमेंट के, लेकिन अलॉटमेंट पे कैपिटल कितना है? 20, तो 30 और 20 तो 4000 इंटू 50, ये इसका फॉरफिट हो जाएगा। 4000 इंटू 50, राइट? समझ में आ गई फॉरफीचर की एंट्री? एंट्री नंबर 9 समझ में आ गई? अब इन शेयर्स को क्या करा? री इश्यू कर दिया 2000 शेयर्स को। अभी कंपनी ने सेकंड कॉल मंगाया नहीं, तो हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 80। शेयर की वैल्यू कितनी है? 80। तो 80 के शेयर को 95 में री इश्यू कर रहे हैं, मतलब 15 रुपीज का प्रीमियम हो गया। तो 2000 शेयर ही री इश्यू करें कंपनी ने। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 95। टू शेयर कैपिटल कितना रुपए पेड अप है? 80, तो 2000 इंटू 80। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2000 इंटू 15, 2000 इंटू 15। अब क्या होगा? जो फॉरफिटेड शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए, उसका जो भी बैलेंस फॉरफीचर में, वो अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले धमनी, तो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट करा? 72,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितना फॉरफिट करा है? 1600 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, कितना है? 1600 माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन री इश्यू कितना है? 0। तो पूरा का पूरा 72,000 फॉरफीचर का कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब सरगम, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट करा है? 4000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 4000 इंटू री इश्यू। तो टोटल 2000 शेयर री इश्यू हुए थे, उसमें से 1600 शेयर तो किसके हो गए थे? धवनी के। तो सरगम के कितने शेयर री इश्यू हुए थे? 400। डिस्काउंट कितना है? 0। तो ये आ जाएगा 20,000। तो 72 प्लस 20 कितना हो गया? 92,000। तो फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 92,000 रुपीज। बताइए समझ में आया क्या?